तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशन का मुकाबला 9 एम्परर से हो गया। उन सभी ने मिलकर यूशन की ऐसी पिटाई की कि यूशन वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है 8 किंग्स की, जिसमें से डीमन किंग ने फ्लेम एम्परर के साथ फाइट शुरू कर दी थी और वो मुकाबला जीतने के काफी ज्यादा करीब भी था। अगर वो ये फाइट जीत जाता है तो उसे हेवनली रॉल्म पर असेंड होने का मौका मिलेगा। मगर तभी बाकी के किंग्स ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे साबित होता है कि इन 8 किंग्स में जरा भी यूनिटी नहीं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर डीमन किंग अपने साथियों पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे सुप्रीम एम्परर बनने नहीं देना चाहते तो मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद उन सभी पर अपने एरो हेड से अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी चेन्स काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो सभी किंग्स ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को डिफेंड करना शुरू कर दिया। वहीं पर सोल ईटर किंग डीमन किंग से कहने लगा कि तुम बेवजह हम पर भड़क रहे हो। तुम पर सबसे पहला अटैक किया था ब्लड किंग और घोस्ट किंग ने, हम बाकियों ने तो बस उनकी पार्टी ज्वाइन की है और वो भी सिर्फ मजे के लिए। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो उन दोनों को खत्म कर दो। जिस पर डीमन किंग कहने लगा कि ये फालतू की बातें बताकर तुम मुझे बहका नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, इसलिए मेरे सामने होशियारी मत दिखाओ। अब इन सभी किंग्स के दरमियान के झगड़े देखकर 9 एम्परर्स भी उसमें शामिल हो गए। उनके पास अपने दुश्मनों के साथ लड़ने का यही सुनहरा मौका था। इधर यूशन अभी भी उस ब्लेड एम्परर से ही निपट रहा था और वो ब्लेड एम्परर के हाथ बुरी तरह से घायल भी हो गया। वो कहता है कि अभी भी मेरे पास 3 एलिक्सर पिल्स बाकी है, लेकिन ये बंदा मुझे बार बार इतना घायल कर रहा है कि वो पिल्स थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग अपने साथियों को पनिश करने में लगा हुआ था कि तभी फ्लेम एम्परर जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि डीमन किंग समय रहते पीछे हट गया, जिसके बाद इन सभी किंग्स और एम्परर के दरमियान दोबारा से फाइट शुरू हो गई, जो देखकर फेरी डोंगफिंग काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रही तो फिर इन 8 किंग्स में से कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। हेवनली रॉल्म पर असेंड करना तो दूर, ये लोग अपनी जान भी बचा नहीं पाएंगे। वहीं पर लॉर्ड टियान कह रहे थे कि अगर इन 8 किंग्स में से कोई भी हेवनली रॉल्म में असेंड करता है तो वो बंदा हेवन एंड अर्थ पर अपनी छाप छोड़ेगा। साथ ही साथ वो एक सुप्रीम एम्परर में बदल कर इस पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस कायम कर सकता है। और ये बात बाकी 7 किंग्स बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, इसलिए तो वो लोग डीमन किंग के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बस देखती जाओ कैसे वो डीमन किंग से उसके ब्रेक थ्रू करने का मौका छीन लेते हैं। ये सब सुनकर डोंगफिंग काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि अगर ये लोग पीछे नहीं हटे तो मैं खुद ही जाकर उन्हें खत्म कर दूंगी। अभी डोंगफिंग सुप्रीम एम्परर को बनाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही है, इसकी मिस्ट्री फिलहाल तो हमें बताई नहीं गई, लेकिन जरूर से नए बनने वाले एम्परर से इसका कोई कनेक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ सभी एम्परर्स के वंशज इस फाइट के मजे ले रहे थे। वो आपस में ही बात करते हुए कहने लगे कि इन 8 किंग्स में एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक असेंड करता है तो बाकी 7 किंग्स को एक लूजर समझा जाएगा, जो कि उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तभी एक डिसेंडेंट कहने लगी कि मेरे ख्याल से 8 किंग्स आपस में ही फाइट कर कर मारे जाने वाले हैं। आज नहीं तो कल इनकी मौत अपने ही लोगों के हाथों से होगी। वहीं पर हम एक डिसेंडेंट को देखते जो कि यूशन की फाइट को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान यूशन पर ना होकर उसकी हेवी सोर्ड पर था। इधर उस एम्परर ने यूशन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, लेकिन यूशन अपनी हेवी सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर देता है। और तभी वो देखता है कि उसे एक बार फिर से 9 एम्परर्स के टाविस फॉर्म ने घेर लिया है, जो कि इस पनिशमेंट का एक आखिरी चैप्टर है। अगर इसे यूशन क्लियर कर जाए तो शायद वो एक कैटास्ट्रॉफी पास कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ यूशन के सभी दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ भी करके अपने होली लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है। वहीं पर 9 एम्परर्स का डिसेंडेंट अपनी टीम को बता रहा था कि हमें कुछ भी करके इन 8 किंग्स को रोकना ही है। अगर इनमें से किसी ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी होगी, इसलिए वो लोग भी यूशन के साथियों की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को देखकर 8 किंग्स को भी टेंशन आ गया। वो समझ चुके थे कि वो चाहकर भी हेवनली रॉल्म पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग उन्हें अपोज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूशन बुरी तरह से घायल हो चुका था और उतने में ही 2 एम्परर्स अपने डिवाइन वेपन उस पर अटैक करने के लिए रिलीज कर देते हैं, जो देखते ही यूशन ने भी अपनी टावर ऑफ केओस की पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसकी
शानदार मूव में यूनिवर्स की ढेर सारी क्योटिक पावर थी और अब देखते ही देखते वो क्योस के ड्रैगन एक बॉल में बदल गए, जिसे हम क्योटिक डिस्ट्रक्शन का नाम देंगे। उस एनर्जी बॉल ने पहला जाकर तो उन दोनों वेपन को साइड में हटा दिया, जिसके बाद वो खुद ही ब्लास्ट होकर उन वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इतनी सारी क्योस पावर का यूज करने की वजह से यूशन भी बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसका खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से वो जमीन पर आकर पटक जाता है। वो देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो तो अब इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि अपने पास पड़ी हुई हेवी सोर्ड को भी समन नहीं कर पा रहा था। और इसी का फायदा उठाने के लिए सभी एम्परर्स ने मिलकर अपनी पावर को मर्ज कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक गोल्डन सोर्ड क्रिएट हो गई थी। वो सोर्ड बड़ी ही तेजी से यूशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। इधर यूशन को तो खून की उल्टियाँ करने से ही फुर्सत नहीं थी, मगर उसे पता है कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं ली तो मारा जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही अपनी इमॉर्टल व्हील आई को एक्टिवेट कर देता है। उसने अपनी इमॉर्टल व्हील आई से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जो सीधा जाकर उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगी। इधर यूशन के सभी दोस्त काफी ज्यादा घबरा गए, मगर यूशन साइड में नहीं हटता, क्योंकि उसकी बॉडी में एक नई पावर ने जन्म लिया था। साथ ही उसका दिल जोरों से धड़कते हुए उसकी बॉडी ट्रू फायर को रिलीज करने लगी और उतने में ही वो गोल्डन हेवी सोर्ड जाकर उस पर हिट हो जाती है, जो देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। उन्हें लग रहा था कि यूशन का किस्सा अब खत्म हो चुका है, मगर वहाँ पर तो कुछ अलग हुआ था। यूशन से हिट होकर वो सोर्ड खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई। दरअसल यूशन की इमॉर्टल व्हील आई ने ब्रेक थ्रू किया था, जो देखकर टाइशू ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि ये बच्चा तो कमाल का है, इसने तो कैटास्ट्रोफी के दरमियान ही अपनी इमॉर्टल व्हील आई को निर्वाणा स्टेज पर पहुंचा दिया, जिसके चलते इमॉर्टल व्हील आई का फॉरबिडन मैजिक अवेकन हो गया। वहीं पर यूशन को भी इमॉर्टल व्हील आई की पावर्स बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा फायदा हुआ था। वो महसूस कर पाता है कि उसकी एनर्जी, ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से रिस्टोर हो चुकी है। अब यूशन की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर तो एम्परर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने इतनी देर मेहनत करके यूशन की स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन आउट किया था, लेकिन इमॉर्टल व्हील आई ने उनकी इस चाल पर पानी फेर दिया। वहीं पर यूशन भी अब 9 एम्परर्स पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो तुरंत ही अपनी क्योटिक डिस्ट्रक्शन बॉल को एक्टिवेट कर देता है। उस क्योटिक एनर्जी ने एक साथ ही 2 एम्परर्स के अटैक को काउंटर करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर यूशन को एक नई उम्मीद मिली। अभी तक तो वो बस सरवाइव करने के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अब इन 9 एम्परर्स को धूल चटाना ही उसका टारगेट बन गया था। उसकी क्योटिक बॉल अब बाकी बचे एम्परर्स की तरफ रवाना हो चुकी थी, जो देखते ही उन सभी ने मिलकर अपनी पावर्स को मर्ज कर दिया, जिससे वहाँ पर एक और बॉल क्रिएट हो गई थी, जो कि यूशन की क्योटिक बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इन दोनों अटैक्स में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एम्परर्स की बॉल में उन सबकी पावर्स थी, वहीं पर यूशन की बॉल में अकेली उसकी ही क्योस पावर है, जिसके चलते यूशन की क्योटिक डिस्ट्रक्शन बॉल क्रैक होने लगती है, जो देखते ही यूशन ने अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई की मैजिकल पावर को अनलिश कर दिया। वो पावर तुरंत ही जाकर उसकी क्योटिक डिस्ट्रक्शन बॉल को सपोर्ट करने लगती है। इमॉर्टल व्हील आई की पावर काफी ज्यादा भयानक थी, जिसके चलते यूशन के बाल सफेद पड़ने लगे, जो देखकर टाइशू ड्रैगन यूशन को बताने लगा कि इमॉर्टल व्हील आई की ये फॉरबिडन टेक्निक तुम्हारी पावर को बहुत ही कम वक्त में उसके पीक पर पहुंचाने में मदद कर रही है। इसके फायदे के साथ साथ तुम्हें इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ स्पैन को कम कर रही है। अगर तुम जल्दी हेल किंग से मिलना नहीं चाहती तो इस फॉरबिडन टेक्निक का यूज करना बंद करो। मेरा काम था खतरे से तुम्हें आगाह करना, अब आगे क्या करना है इसका फैसला तुम करोगे। तो यूशिन प्लानिंग करता है कि वो इस मेथड का यूज करते हुए अपने लाइफ स्पैन को खत्म करने से पहले एम्परर को मार देगा। इसी तरह से वो इस मुकाबले को जीत कर कैटास्ट्रोफी को सरवाइव कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्योटिक डिस्ट्रक्शन एम्परर्स पर भारी पड़ चुका था। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए एम्परर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वहीं पर एम्परर खुद को बचाने के लिए उस पर हमला कर रहे थे, जिसके चलते वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। उस धमाके ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। 8 किंग्स कह रहे थे कि ये बंदा तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। एम्परर्स को हराने के लिए इसने अपना ही लाइफ एसेंस बर्न कर दिया। वहीं पर लीन को यूशन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि एक बार फिर से यूशन ने अपनी लॉन्गेटिविटी को खो दिया है, जिस पर निंगशांग कहने लगी कि ये तो बस शुरुआत है, अगर उसने इस फॉरबिडन मेथड का और ज्यादा समय यूज किया तो उस पर हावी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूशन की क्योटिक डिस्ट्रक्शन ने 8 एम्परर को खत्म कर दिया था। अब उसमें बस जिंदा बची है मून एम्परर। उसने जल्दी से अपनी अम्ब्रेला का यूज करते हुए क्योटिक डिस्ट्रक्शन की बॉल को पीछे ढकेल दिया। वहीं पर टाइशू ड्रैगन यूशन को बता रहा था कि बच्चे तुम्हारा लाइफ स्पैन अब काफी ज्यादा कम हो चुका है। वो इमॉर्टल व्हील आई की इस फॉरबिडन टेक्निक को ज्यादा देर तक सपोर्ट
नहीं कर सकता। मेरी मानो तो तुम पीछे हट जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे। जिस पर यूशिन बता रहा था कि यहाँ पर तो बस अब एक ही एम्परर जिंदा बची है, तो फिर आप मुझे गिव अप करने के लिए कैसे कह सकते हो? आप भी अच्छे से जानते हो कि इतनी दूर आने के बाद मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। इधर मून एम्परर भी यूशिन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। सबसे पहला तो उसने अपने मून इल्यूजन को क्रिएट किया, जिसके बाद वो अपनी अम्ब्रेला का यूज करते हुए इस मून में अपनी सारी पावर्स ऐड कर देती है, जिससे वो मून काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। वेल, उसकी इस टेक्निक का नाम है मून फॉल, जो कि अब बड़ी तेजी से यूशिन की क्योटिक डिस्ट्रक्शन बॉल की तरफ आगे बढ़ रही थी। इस नजारे को देखकर तो सभी लोगों के होश ही उड़ गए। वहीं पर यूशिन को इस मूनफॉल टेक्निक से जरा भी खौफ नहीं था। वो तुरंत ही अपनी इमॉर्टल व्हील आई की फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने डिस्ट्रक्शन बॉल को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगा, जिसके चलते वो बॉल सीधा जाकर उस मून को टकरा जाता है। यूशिन ने अपनी इस टेक्निक को ब्लैक सन स्वेलोज द मून का नाम दिया था। उसने अब अपने पूरे लाइफ स्पैन का यूज करते हुए उस मून को निगल कर उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। यूशिन की ये मूव वाकई देखने में गजब की थी। वहीं पर मून एम्परर यूशिन की इस पावरफुल एनर्जी से बुरी तरह से घायल होकर डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर यूशिन की डिवाइन पावर फैलने लगी, जो देखकर 8 किंग्स के तो होश ही उड़ गए थे। अब थोड़ी देर बाद वहाँ घिरे हुए कैलामिटी के बादल अचानक से गायब हो गए, यानी कि यूशिन ने इस डिवाइन पनिशमेंट को सक्सेसफुली पास कर लिया था। सीनियर जोंग देखते कि यूशिन पर एक एनर्जी फ्लो रिलीज हो रहा है, जो कि हेवन एंड अर्थ की पावर थी। वो कहते देखो हमारे होली लॉर्ड ने कुआसी हेवनली रन पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। यूशिन की इस कामयाबी से उसके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर 8 किंग्स को बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा था, क्योंकि आगे चलकर यूशिन उनके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बनने वाला है। घोस्ट किंग अपने साथियों को बता रहा था कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी कुआसी हेवनली रन का कल्टीवेटर नहीं है। इसके पास भयानक पावर है, जो कि इसे बाकी कल्टीवेटर से अलग बनाएगी। जिस पर सोलिडर किंग कहने लगा कि हम इतनी जी जान लगाकर उन एम्परर से फाइट कर रहे थे, मगर आखिर में इसका फायदा मिला इस बच्चे को। हमारा तो बुरी तरह से कट चुका है। हमारी सारी मेहनत का फल तो इस बच्चे ने खा लिया। जिस पर एक दूसरा किंग कहने लगा कि भाई अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो जाकर उस बच्चे के साथ फाइट कर। अगर तू उसे खत्म कर पाया तो मैं तुझे बढ़िया सी दावत दूंगा। मगर सोलिडर किंग एक दावत के खातिर तो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब यूशिन उनसे कहने लगा कि इस मुकाबले में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। मेरी इस जीत में आप सभी 8 किंग्स का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मुझे तो तुम्हें रिवॉर्ड देने का दिल कर रहा। जिस पर डीमन किंग कहता है यूशिन हम लोगों में कभी सुलह नहीं हो सकती, तुम बस इंतजार करो क्योंकि मैं जल्दी वापिस आकर तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने वाला हूँ। और फिर ये कूल डायलॉग मार के वो वहाँ से चला गया। वहीं पर ब्लड किंग भी यूशिन से कह रही थी कि बच्चे मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, आफ्टर ऑल मुझे तुम्हारा खून जो पीना है। जिसके बाद वो सभी किंग्स 1 बाय 1 वहाँ से गायब हो गए। इधर एम्परर के डिसेंडेंट्स भी कहने लगे कि चलो यहाँ का तमाशा एंड हो चुका है, तो क्यों ना हमें भी इजाजत दी जाए। तो यूशिन तुरंत ही उन सभी के सपोर्ट का शुक्रिया अदा करने लगा। भले ही इन लोगों ने फाइट में इंटरफेयर नहीं किया था, मगर फिर भी इनके होने से 8 किंग्स वहाँ से चुपचाप चले गए। वो लोग यूशिन से कह रहे थे कि हमारा काम ही है 8 किंग्स पर नजर रखना, इसलिए प्लीज हमारा शुक्रिया अदा मत करो। वहीं पर एक एल्डर यूशिन से कह रहे थे कि जब भी तुम्हें वक्त मिले हमारे हेवनली पैलेस आ जाना, वहाँ हम मिलकर शराब पियेंगे। साथ ही साथ शाओजेन भी यूशिन को अपने ड्रैगन सेक्ट में इनवाइट कर रहा था, ताकि वो लोग मिलकर डाचू रीजन के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर पाए। जिस पर यूशिन कहता है सीनियर मैं जरूर से आपको विजिट करूंगा। अब उन दोनों के वहाँ से रवाना होते ही यूशिन एक बंदे से अपनी हेवी सोड वापस मांग रहा था, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे फादर की हेवी सोड है, तुमने काफी लंबे अरसे तक इसका यूज किया है, मगर अब इसे अपने असली ओनर के पास वापस आना होगा। यूशिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, तो उस बंदे से कहता है भाई प्लीज ऐसा मत करो यार, इस सोड से तो मैं हद से ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुमने इसे छीन लिया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, या फिर तुम थोड़े दिनों के लिए मुझे उसे उधार दे सकते हो ताकि मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊँ। लेकिन वो बंदा जानता था कि अगर उसने ये सोड यूशिन को दे दी तो फिर उसे दोबारा से वापस नहीं करेगा, इसलिए वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भाग गया, जिसके चलते यूशिन का दिल चकनाचूर हो गया। पहले ही हमारा हीरो ट्रेजर का भूखा है और आज उसके खजाने से एक ट्रेजर कम हो चुका था। वो कह रहा था हेवी सोड पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, और उसकी एक्टिंग देखकर मून एम्परर के डिसेंडेंट की हंसी छूट गई। वो कहती यूशिन तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था तो प्लीज उसे भूलना मत, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर बाकी सभी लड़कियां काफी ज्यादा भड़क गई। उन्हें लग रहा था कि उनकी एक और कॉम्पिटिटर बढ़ चुकी है। इधर यूशिन कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जरूर से अपना किया वादा पूरा करूंगा। जो सुनते ही वो बंदी तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाते ही यूशिन अपना सिर खुजाने
समझाने लगा। उसे तो याद ही नहीं आ रहा था कि उसने इस बंदी से कौन सा प्रॉमिस किया है। भले यूशन अपना वादा भूल चुका हो, लेकिन मैं नहीं भूली। मुझे पता है कि यूशन ने उससे क्या प्रॉमिस किया था। दरअसल यूशन उस बंदी की मदर यानी कि मून एम्परर के रियल फॉर्म को ढूंढने में उसकी मदद करने वाला है। और तभी यांग वहाँ आकर यूशन को बताने लगा कि जेंगियांग सेक के अपने सभी दुश्मनों को हमने खत्म कर दिया है। बस हमने चेंगकुन को ही जिंदा रखा है ताकि आप खुद अपने हाथों से उसे सजाए मौत दो। जिस पर यूशन कहता है, वाह तुमने ये बात सही किया। वैसे भी मेरी स्वॉर्ड जाने की वजह से मेरा दिल टूट चुका है, तो क्यों ना मैं सारा गुस्सा उस चेंगकुन पर उतार दूं। जिसके बाद हमें जेंगियांग सेक के हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चेंगकुन को यूशन के सामने पेश किया गया था। यूशन कहता है, चेंगकुन तुमने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा गुनाह किए हैं जिसकी लिस्ट बनाना भी मुश्किल हो गया। तुमने उस ईवल किंग के साथ मिलकर हमारे एंसेस्टर की बॉडीज को चुरा लिया। साथ ही साथ तुमने अपने डिसाइपल्स का ब्रेन वॉश करके तीनों सेक्ट के दरमियान बैटल छेड़ने की कोशिश की। अगर तुम्हारी ये चाल कामयाब हो जाती तो हमारे तीनों सेक्ट का नाम और निशान मिट जाता, और इसी वजह से तुम्हारा ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। जो सुनकर चेंगकुन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, यूशिन तुम जिसे गुनाह समझ रहे हो, मेरी नजर में तो एक अच्छा काम था। मैंने तो ये सब बस हमारे डाचू कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने के लिए किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई क्राइम किया है। आज तक बस मुझसे एक ही बहुत बड़ी गलती हुई है, जो की थी तुम्हें जिंदा छोड़ना। तो यूशिन तुरंत ही अपनी हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो कह रहा था, चेंगकुन तुमने अपने मास्टर्स को फंसाकर अपने एंसेस्टर्स को धोखा दिया है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। और फिर यूशिन ने एक ही स्लैश अटैक में उसकी गर्दन काट दी, जिसके चलते चेंगकुन का किस्सा यहीं पर खत्म हो चुका था। यूशिन कहता है कि ये वही सेक्ट है जहाँ से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। साथ ही साथ इन लोगों ने मुझ पर एक डीमन होने का इल्जाम लगाया। उसी दिन मैंने अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके एक कसम खाई थी कि मैं अपने गुनहगारों को खत्म कर दूंगा। इन लोगों ने मेरे नाम पर न जाने कितने ही लोगों को मार दिया था, तो आज मैंने उन सभी के खून का कर्जा चुकता कर दिया। जितने भी लोग उस साजिश में शामिल थे वो सब के सब जहन्नुम में पहुंच चुके हैं। अब जाकर पूरे डाचू रीजन में बता दो कि यूशिन तीनों सेक्ट को यूनाइट करने वाला है। अगर किसी ने भी मेरी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो मैं उसे मारने का हुक्म देता हूँ। आप लोग बेझिझक उन गद्दारों को सूली पर चढ़ा देना। तो ये सभी लोग उसके सामने अपना सिर झुकाकर उसके ऑर्डर को फॉलो करने की कसम खाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेंगियांग सेक्ट के अभी भी कुछ वफादार लोग जिंदा थे, जिन्हें यूशिन की आर्मी ने खत्म कर दिया। और अब हमें हेंग्यू सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर यूशिन डाचू रीजन का मैप देखकर काफी ज्यादा हैरान था। यूशिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने पूरे के पूरे डाचू रीजन को यूनाइट किया है। शुयू उसे बताती है कि आपने जेंगियांग सेक्ट को हराने की खबर आग जैसे ही फैल गई थी। सभी फोर्सेस को पता चला कि आपने तीनों सेक्ट को यूनाइट किया है, तो उन्होंने खुद ही होकर हमारे साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ली। जो सुनकर तो यूशिन और ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर एल्डर यांग डिंगशियान यूशिन से कहने लगे कि आपका पूरे रीजन में बोलबाला है। उन सभी फैमिलीज ने आपके सामने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि वो कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं। वहीं पर हेंग्यू सेक्ट के एंसेस्टर कहने लगे कि आपकी हुकूमत में ही डाचू रीजन यूनाइट हुआ है, तो आपको इस फोर्स के लिए और अपने खुद के लिए एक टाइटल सिलेक्ट करना होगा। मगर यूशिन को तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो लीन उसे समझाती कि एम्परर चू ने ग्रेट रॉयल चू क्लैन को एस्टेब्लिश किया था, एम्परर यान ने यान हुआंग को एस्टेब्लिश किया और मून एम्परर ने एस्टेब्लिश किया था गुआन हुआंग पैलेस। तो अब तुम खुद को और इस फोर्स को एक नया टाइटल दो। जिस पर यूशिन कहने लगा कि मैं कोई एम्परर नहीं हूँ जो इतने बड़े टाइटल से खुद को नवाजूं। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मैं किसी पर रूल नहीं करना चाहता, मैं भी तो आपके जैसा ही कल्टीवेटर हूँ। जो सुनकर लीन उस पर भड़क गई। वो कहती, यूशिन पता नहीं तुम इतने जिद्दी क्यों हो। अरे यार, अगर तुम एम्परर बन भी गए ना तो भी हम पर हुक्म नहीं चला पाओगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो तुम्हें पहले जैसा ही पीटने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारे टाइटल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस बाहर के लोगों के लिए एक टाइटल सिलेक्ट करना होगा। वहीं पर एंसेस्टर यूशिन को समझाने लगी कि पहले हमारे एम्परर ग्रेट चू भी तुम्हारे जैसे ही कल्टीवेटर थे, लेकिन बाद में उन्हें एम्परर का टाइटल सिलेक्ट करना पड़ा। तो आप भी वैसा ही करो ताकि हम आपको फॉलो कर पाए। साथ ही साथ हॉल में मौजूद हर एक शख्स यूशिन को रिक्वेस्ट कर रहा था, तो फाइनली उसे भी एग्री होना पड़ा। वो कहने लगा, ठीक है, मगर हमारे इस रीजन को क्या नाम दिया जाए इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। तभी ड्रैगन लियोटा तुरंत ही कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इसे ड्रैगन पैलेस का नाम देना चाहिए। जिस पर एल्डर वांग कहते हो, टकलू क्या तुम्हें
हम ड्रैगन नजर आते हैं। यहाँ बस तुम 2 ही ड्रैगन्स हो, इसलिए ड्रैगन पैलेस कैंसल्ड। हम कोई ऐसा नाम रखेंगे जो सुनने में ही पावरफुल लगे, जैसे कि कुल्हाड़ी गैंग। जो सुनकर शुई कहती कि इतना वाहियात नाम मैंने आज तक नहीं सुना था। यूशन को तो इन लोगों की बहस सुनने में काफी ज्यादा मजा आने लगा। उसे पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाएगी। तभी सीनियर जोंग कहती कि होली लॉर्ड प्लीज आप ही कोई प्यारा सा नाम सजेस्ट कीजिए। जिस पर यूशन कहता है मेरे ख्याल से हेवन कोर्ट अच्छा रहेगा। और यूशन का ये नाम सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। वो कह रही थी वाह हेवन कोर्ट और आप रहोगे उसके हेवन एम्परर। हालांकि यूशन का ये नाम एल्डर वांग को ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कह रही थी कि मेरा कुल्हाड़ी गैंग इससे ज्यादा कूल लगता है। तो ल्यूटा उससे कहता है कि ओए बुढ़ाऊ अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो अभी मैं तुम पर हमला कर दूंगा। और उतने में ही ब्लेड एम्परर कहने लगे कि ये नाम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो इस तरह से यूशिन ने अपनी इस नई फोर्स का नाम रखा हेवन कोर्ट। अब उसे बस अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। वो कहता है कि हेवन कोर्ट का हेडक्वार्टर स्पिरिट माउंटेन के बीचों बीच एस्टेब्लिश होगा, जहाँ से हमारी तीनों सेक्ट की टेरिटरीज जोड़ी जाएगी। हम हेवन कोर्ट के आसपास 9 पैलेसेस और 8 गेट एस्टेब्लिश करेंगे ताकि जंग के वक्त तीनों सेक्ट एक दूसरे की मदद कर पाए। हमारे हेवन कोर्ट को एल्डर काउंसिल चलाएगा, जिसमें होंगे सीनियर जोंग, एल्डर चू, जोंग युन, हमारी प्यारी सेकंड एंसेस्टर मास्टर हिंगशियन और एल्डर वांग। यही 6 लोग हमारे हेवन कोर्ट के एंसेस्टर होंगे। हर एक मेजर डिसीजन लेने से पहले हम सबको इनका अप्रूवल लेना होगा। अब इनके नीचे की पोस्ट रहेगी 3 सेक्ट मास्टर्स की। मेरे प्यारे अंकल मास्टर यांग डिंगशियान हिंग्यू सेक्ट की कमान संभालेंगे। वहीं पर जुआओ लीड करेगा किंगयुन सेक्ट को और जेंगयांग सेक्ट की नई लीडर बनेगी निंगशुआंग। अब बाकी बचे हमारे 8 गेट्स की जिम्मेदारी मैं ट्रू डिसाइपल पर छोड़ देता हूँ। उनमें से किसी सिलेक्ट करना है इसका फैसला हमारे एंसेस्टर लेंगे। साथ ही साथ स्पेशल केसेस में अर्थ येलो असासिन ग्रुप और ह्यूमन येलो इंटेलिजेंस ग्रुप हमें लीड करेगा और उसकी जिम्मेदारी मैं जोंगली और शुई को देना चाहता हूँ। वहीं पर डैन सिटी के लॉर्ड हमारे डैनचेन ही रहेंगे। हमारे रीजन में जब भी कोई मसला हो जाए आप लोग हमारे एंसेस्टर को उसकी रिपोर्टिंग करोगे। तो इसी के साथ मैं आज ही हेवनली कोर्ट को एस्टेब्लिश करता हूँ। हमारे कोर्ट के लोग हमेशा सच्चाई की राह पर चलेंगे। तो ये सभी लोग यूशन के सामने अपनी वफादारी की कसम खाते हैं और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।